चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमारी बिहार सरकार अर्थात पुस्तकालय पात्रता परीक्षा के बारे में जो लेट की बात कर रही है, उसकी सिलेबस क्या होगी, उस सिलेबस को आपने समझा। लेकिन आपको हंसने के लिए एक बात बता रहे हैं कि सिलेबस तो मैंने कंटिन्यू बताया पिछली क्लासों में। अब सिलेबस किनके माध्यम से जान रहे हैं, वो एक आप मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन जान लें कि मेरा नाम डॉक्टर हरिशंकर प्रकाश हुआ, जो विगत पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में पिछले 10 सालों से मेरा इनमें अनुभव पठन पाठन कर रहा है। तो उस अनुभव के आधार पे मैंने इस सिलेबस को, जो विभिन्न संस्थानों के द्वारा जारी की जाती है, उसका समरी रूप हमने आपको सिलेबस आपके सामने रखा, जो ऑफिशियल सिलेबस था। ये नहीं कि मेरे द्वारा बनाई गई सिलेबस है, ये विभिन्न परीक्षाओं की ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें मैंने मुख्य रूप से फोकस किया केवीएस और एनवीएस के सिलेबस के ऊपर। चूंकि मैं डॉक्टर हरिशंकर प्रकाश इस पे अनुभव रख रहा हूं, इस आपकी विषय के ऊपर बहुत सारे लोग आपको सिलेबस को बताने वाले हैं, जिनकी दूर दूर तक आपका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आज यूट्यूब के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे मिल भी पाएंगे, लेकिन चूंकि बिहार के विभिन्न कॉलेजों में मैंने पठन पाठन का कार्य किया है, तो बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे पहचान भी रहे होंगे। और एक छोटी सी और भी इंट्रोडक्शन है कि मैंने इस वैकेंसी को लाने के लिए खासकर स्कूल में तो बहुत लोगों ने प्रयास किया। आगे और आपको जो रोचक जानकारी होगी कि मैं कॉलेज में भी विभिन्न पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों की, पुस्तकालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, जो पुस्तकालय के अंदर काम करते हैं लोग, स्टाफ की जो क्राइटेरिया बनाई हुई है, जिसमें आपको शुरू होती है एक नीचे तबके से लेकर ऊपर तक, जिसमें आपकी सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है पुस्तकालय अध्यक्ष की पद होती है, उसके नीचे डिप्टी की पद होती है, उसके नीचे असिस्टेंट की पद होती है, उसके नीचे लाइब्रेरी असिस्टेंट की पद होती है। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट में क्या अंतर है। तो जब मैं पढ़ाई करवाऊंगा तो उन सब चीजों को मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रश्न आती हैं जो लेट में आपका प्रश्न आएगा। हालांकि ये हम आपको आने वाले विगत अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि कॉलेज में भी वैकेंसी आने वाली है, और उसके लिए मैं प्रयास किया। और 2020 में मैंने हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में अपने नाम से एक याचिका डाला। आप लोग सब कोई जान भी सकते हैं उस याचिका के बारे में। हमने उस याचिका में बिहार सरकार से यह मांग की कि विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष विहीन हैं, किताबों को दिमक खा रही है, किताबों को वहां के लोग चपरासी दे रहे हैं। तो हमारे लिए ये शर्म की बात है। सूचना को हम लोग यूं कूड़ा में नहीं फेंक सकते हैं। सूचना को संरक्षित करने के लिए, पुस्तकालय को संभालने के लिए उस पद पर उसको जो संभालने वाले हैं उस पद पे बहाली करनी होगी। अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी मेरी जानकारी हो गई, और मैं विभिन्न कॉलेजों में हो चुके। विभिन्न कॉलेजों में कार्य करने के पीछे उद्देश्य आप लोग सोच रहे होंगे कि सर विभिन्न कॉलेजों में क्यों। तो मेरा बिहार का दुर्भाग्य है कि पूरे बिहार के किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज तक पुस्तकालय अध्यक्ष की पद पे बहाली नहीं हुई, ना कोई डिपार्टमेंट अर्थात विभाग भी नहीं है। इसको यूं ही ज्यों त्यों पढ़ाई की जा रही है, डिग्री बांटी जा रही है। इस पे भी हम विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले सर्वप्रथम तो बिहार में विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय विज्ञान की विभाग होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होनी चाहिए। हालांकि इससे आप लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन छोटा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इस विषय से जुड़े हैं, इस विषय की पढ़ाई की है, इस विषय की आपके पास योग्यता है, तो इन चीजों की जानना भी आपके लिए जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग मुख्य रूप से यहां आए हैं लेट की ओर, तो लेट में बात करने पर हम लोग एक विभिन्न सिलेबस की यूनिट की बात की, जिसमें से हम लोगों ने एक यूनिट में एक चैप्टर देखा, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक नाम आता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कौन थे? आप पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई शुरू किए होंगे, अर्थात ग्रेजुएशन की कोर्स किए होंगे लाइब्रेरी साइंस में, तो उस समय इस नाम से आप अवगत हुए होंगे। प्रत्येक विषय में, दुनिया की कोई भी विषय हो, उसके कोई ना कोई फादर होते हैं।
हमें सब विषय कोई फादर की यहाँ चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष हैं या जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको लेकर आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे, उसके फादर की जानकारी आपको होनी चाहिए। विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में इनके बारे में पूछा भी गया है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो हमारे पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, अर्थात फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से इन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पितामह के साथ साथ वर्ल्ड में भी इनका एक अलग स्थान रहा है, जो विभिन्न क्लासिफिकेशन पद्धतियों को उन्होंने दिया। पुस्तकालय विज्ञान में बहुत अपना अथक प्रयास करके एक पुस्तकालय विज्ञान को ऊंची शिखर तक ले गया, जिसमें उनके प्रयास से उन्होंने एक लॉ का निर्माण कराया, जिसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं इसको। 5 लॉज को समझने से पहले एक छोटी सी हम आपको रोचक चीज बताते हैं कि 5 लॉज की संकल्पना डॉक्टर रंगनाथन के मन में कैसे आया। चूंकि हमारा भारत आज भी शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और पहले पिछड़ा था, लेकिन शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जो पूरे विश्व में एक अपनी स्थान रखती थी। और आज हम लोग समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो समय के साथ हम लोग पीछे हैं। जहां हमारी नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र होती थी, देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, आज हम शैक्षणिक रूप से इतना पिछड़े हुए हैं। पता नहीं, ये दुर्भाग्य है हमारे भारत के लिए, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दी जाती है। और उस दुर्भाग्य में एक कदम ये भी निभाता है कि किसी भी शैक्षणिक माहौल को, शिक्षा के केंद्र को अधिक उत्कर्ष तक ले जाता है, तो उसमें एक अहम रोल उठाता है, अपनी योगदान देता है पुस्तकालय। कहा ही जाता है कि शिक्षा का जो हृदय होता है, शिक्षा केंद्र का, शैक्षणिक केंद्र का जो हृदय होता है, वो पुस्तकालय होता है। और हृदय को यदि संयम से रखना है तो उसके लिए कुछ बढ़िया व्यवस्था करना होगा। यदि पुस्तकालय को बेहतर रखना है तो उसके लिए उसके नियमों का पालन करना होगा। और उस नियम को बनाने वाले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री जानते हैं कि उनके मन में ये रूल्स बनाने का विचार कैसे आया। सबसे पहले वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन शुरुआती दौर में उनका पुस्तकालय से कोई संबंध नहीं था, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विषय से कोई संबंध नहीं था। वो मैथ के प्राध्यापक हुआ करते थे, अर्थात गणित का प्राध्यापक मद्रास विश्वविद्यालय में होते थे। और 1925 में भारत सरकार ने उन्हें लाइब्रेरी के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड भेजा। जिन्होंने आप प्रशिक्षण के लिए गए तो गुरु की जरूरत होती है, वहां पे एकदम शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब विस्तृत क्लास लूंगा तो उस पर विस्तृत जानकारी होगी। तो वहां गए और अपने गुरुदेव के अंदर में, डॉक्टर सेयर्स के अंदर में उन्होंने लाइब्रेरी की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जब वहां से आए तो उन्होंने वहां की चीजों को समझा और देखा कि आखिर हमारा फॉरेन की जो देशें हैं, इंग्लैंड की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध क्यों है, क्योंकि वो रूल्स पे चलती है, नियम पे चलता है, शैक्षणिक माहौल। आखिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हम लोग आज भी कहते हैं फलाने लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, क्यों गए? हमारे यहाँ वैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारी विदेशों की यूनिवर्सिटी बहुत हायर रैंकिंग में है, हमारे यहाँ टॉप 100 में कोई जगह नहीं बना पाती है इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेज, लेकिन सब विदेश की कॉलेजें बनाती है। उसमें एक अपना योगदान पुस्तकालय निभाता है, जिसमें हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हालांकि उस पर बहुत तेजी से अच्छा काम चल रहा है, सरकार ने उस पर बेहतर काम करने की भी कोशिश की है। और इसी के मद्देनजर जब उन्होंने भारत लौटा तो लौटते के साथ ही उन्होंने एक रूल्स, नियम की परिकल्पना उनके अंदर आया। और 25 से 28 के बीच में उन्होंने इस नियम से संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार किया। और वो ड्राफ्ट अर्थात प्रस्तावना, वो ड्राफ्ट तैयार करके भारत सरकार को समर्पित किया। भारत सरकार ने क्या किया कि उस पे कुछ आमूल चूक संशोधन करके उन्हें 1931 में 1931 में प्रकाशित करने का परमिशन दे दिया, जिसे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के तहत 1931 में लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम, अर्थात पुस्तकालय विज्ञान के 5
सूत्र नामक पुस्तक में प्रकाशित कर दी गई। आज इसका प्रकाशन ESS, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं इस चीज को यूं ही नहीं बता रहा हूं, विभिन्न परीक्षाओं में बड़ा कंफ्यूजन करता है लाइब्रेरी साइंस में 5 सूत्र कब आया। ऑप्शन में आपकी रहेगी 1928, 1931। तो इस बात को हम कतई ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड ऑफ क्वेश्चन। बहुत लोग मार कर आ जाते हैं परीक्षा में, कहते हैं कि सर हम तो सही मारे थे, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1928, कोई कहता है 1931। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ड्राफ्ट पूछ रहा है कि पब्लिकेशन पूछ रहा है कि पब्लिश्ड पूछ रहा है, सॉरी पब्लिकेशन नहीं, सॉरी कि पब्लिश्ड कब हुई। इस बात को ध्यान नहीं देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑप्शन में 1928 है, 1931 है, कोई 1928 मार दिए, कोई 1931 मार दिए। क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि प्रकाशित पूछ रहा है कि प्रारूप पूछ रहा है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि यदि प्रारूप की बात करेगी तो 28 की बात करेंगे, अर्थात 1928 की बात करेंगे, और यदि पब्लिश्ड की बात करेगी, प्रकाशित की बात करेगी, तो 1931 की बात करेंगे। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ESS प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसके बारे में और भी विस्तृत इसमें जानकारी दी गई है। अब वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है डॉक्टर रंगनाथन जो लेके आए इनको, वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस मेरे पास कौन कौन है इसका आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें से पहला है बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक, तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, एंड चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड पांचवा है द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने तो जल्दी जल्दी पढ़ दिया, आपको लगा होगा कि कौन बड़ी बात है, हम तो बिलिस के क्लासों में पढ़े हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसी 5 लॉज में से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, परीक्षा में भूल जाते हैं कि कौन लॉ में था। तो हम इसको एक मजाकिल तौर पे हमेशा के लिए याद करा देंगे, कभी भी, हालांकि छोटी चीजें हैं लेकिन इससे भी होती है ना कि सरल चीजें ही परीक्षा में आदमी गलत करके आ जाता है। तो बड़ा आसान इसको याद करने की तरीका है कि जिस दिन आप लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया उस दिन ही आपको मालूम होना चाहिए कि पुस्तकालय विज्ञान के विषय में आपने एडमिशन लिया, अर्थात आपका संबंध किससे जुड़ गया, किताबों से। तो लाइब्रेरी साइंस में डॉक्टर रंगनाथन ने पहला जो नियम भी बनाया उसमें वर्ड यूज किया किताब, पुस्तक का उपयोग के लिए है। किताब किसके लिए है, उपयोग के लिए है, अर्थात आप एडमिशन लिए तो किताब से आपका संबंध हो गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सर ने बोला कि एडमिशन लिया और किताब से संबंध हो गया, तो केवल किताब याद में रखिएगा। किताब किसके लिए, किताब क्या करेंगे, देख के उसको क्या करेंगे, उसका क्या उपयोग है, यही तो मन में आएगा कि है क्या, इसका क्या उपयोग है। अर्थात पहला लॉ बन गया बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। पहला लॉ में कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन एडमिशन लिए हमारा संबंध किताबों से जुड़ गया। और किताब कैसे उपयोगी होगा इसके बारे में ही तो हम पढ़ाई करते हैं कि किताबें उपयोग कैसे होगा। इसी के संदर्भ में डॉक्टर रंगनाथन ने पहला लॉ बना दिया। तो सिंपल सा हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ पे बात करेंगे हम कि अब भैया किताब है जो, तो किताब किसको मिलना चाहिए, किताब किसको मिलना चाहिए। किताब हम एडमिशन लिए तो जुड़ तो गए कि किताब के बारे में हम पढ़ेंगे, किताब किसको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर रंगनाथन ने बोला कि एवरी रीडर मतलब एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक डॉक्टर, भारत के राष्ट्रपति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो होगा वो रीडर्स के श्रेणी में आ जाता है। ये नहीं कि क्लास में बैठ के पढ़ने वाले लोग ही रीडर्स नहीं होते हैं। ढेर लोगों के मन में होता है कि रीडर्स मतलब जो पढ़ाई कर रहा है क्लास में, नहीं, रोड पे जो रिक्शा चला रहा है और वो पब्लिक लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ेगा, उस समय वो रीडर्स बन जाएगा। हम शिक्षक हैं, हम अभी आपके पास शिक्षक हैं, और ज्यों ही हम इस चीजों को समझने के लिए, इसकी विस्तृत पढ़ाई करने के लिए हम लाइब्रेरी में किताब उठाएंगे, उस समय हम रीडर्स बन जाएंगे। अर्थात
प्राध्यापक का भी रीडर्स होता है, स्टूडेंट रीडर्स है, रोड पे जो रिक्शा चला रहा है उसको यदि पढ़ने की जरूरत पड़ गई और पुस्तकालय में गया या विभिन्न किताब के शॉप पे गया, उठा के पढ़ रहा है, डस्ट टाइम उस समय रीडर्स हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्रकार के रीडर्स को उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए इसकी बात इस नियम में की गई। इसीलिए उन्होंने जो सेकंड लॉ बताया वो बताया एवरी रीडर हिज हर बुक। एवरी रीडर हिज हर बुक। हिज और हर का प्रयोग करने के पीछे तात्पर्य है कि अमूमन, अब हंसने के लिए बीच में कोई तीसरा लोग नहीं घुसा देंगे कि सर ट्रांसजेंडर भी होता है। डॉक्टर रंगनाथन उस समय इस बात को शायद नहीं ध्यान दिए होंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर में भी ट्रांसजेंडर को दो पार्ट में बांटकर हम समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो रीडर्स होते हैं हिज और हर, अर्थात पुरुष और स्त्री ही होता है। इसीलिए उन्होंने हिज और हर का प्रयोग किया। तीसरा लॉ हमारा था जब कि सबको किताब मिलना चाहिए, तो डॉक्टर रंगनाथन के मन में आया कि कोई ऐसी जिंदगी में हम कोई ऐसी अपनी लाइब्रेरी में किताब का चयन न कर लें कि उसको कोई पढ़ने वाला ही ना हो, अर्थात सूचना किसी से अनभिज्ञ न रह जाए। इसलिए उन्होंने तीसरा लॉ बना दिया कि एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब वैसी कोई किताब ना हो जिसको कोई पढ़ने वाला ना हो, प्रत्येक किताब का भी उसका पाठक होना चाहिए। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, लोग भूल जाते हैं दूसरे और तीसरे लॉ में। तो पहले भैया रीडर आएगा कि पहले किताब आएगा? पहले तो हमारा किताब आ गया, किताब को पढ़ने वाला रीडर। अब रीडर किताब को पढ़ने वाला रीडर हो गया। अब कोई ऐसी चीजें जो बच गई उसको कैसे कोई करेगा, तो उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब प्रत्येक किताब को भी उसका पाठक होना चाहिए। और आगे चल के जब प्रत्येक पाठक को उसका किताब मिल गया, प्रत्येक किताब को उसका पाठक मिल गया। और चौथी लॉ की ओर बढ़ने से पहले एक बात हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक चीज में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि यदि समय से कोई चीज ना हो तो वो बेकार हो जाती है। अर्थात समय की जरूरत हर जगह है, अर्थात कोई भी चीज समय से होनी चाहिए। जीवन में भी समय से होना चाहिए, पुस्तकालय में तो समय की और भी प्रतिबद्धता है। अर्थात इसी के लिए समय की संरक्षण के लिए समय से सब चीज मिले। सूचना का उपयोग तभी सार्थक है जब समय पे सूचना मिले, और इसीलिए उन्होंने सेव द टाइम ऑफ द रीडर की बात किया, अर्थात पाठक का समय बचे। पाठक का कैसे समय बचेगा, कैसे समय की उपयोगिता होगी, कैसे सही समय पे सही रीडर को सही पुस्तक मिल पाएगा, अर्थात सही सूचना प्राप्त होगी, इसको सेव द टाइम में विस्तृत से चर्चा उन्होंने किया। इस रूल्स के माध्यम से बताने की कोशिश किया, इस लॉ के माध्यम से बताने की कोशिश किया। सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स के लॉ में उन्होंने इस चीज की विस्तृत व्याख्या किया। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ढेर लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में गलती करते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म और एक ऑप्शन होता है ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यही बच्चे जाकर फंस जाते हैं कि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होगी कि ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। इस वर्ड को ऑर्गेनिज्म को डालने के पीछे डॉक्टर रंगनाथन का यह दे था कि पुस्तकालय जो है निरंतर बढ़ने वाली चीजें हैं, और निरंतर बढ़ने वाली चीज को हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। तो कहिएगा हंसने के लिए कि सर लाइब्रेरी सजीव है, तो उनकी अपनी परिकल्पना थी, उस पर ज्यादा वाद विवाद नहीं कर सकते हैं हम। उन्होंने एक सेंस के रूप में रखा ताकि लोग समझ पाए इस चीजों को, और इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिज्म शब्द की प्रयोग किया। हालांकि जब हम लॉज को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे तो इस पर और बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं रखा गया, ऑर्गेनिज्म क्यों रखा गया। अर्थात पुस्तकालय जो है निरंतर बढ़ने वाली चीज है। निरंतर स्वाभाविक सी बात है कि आज सूचना का युग है, सूचना क्रांति का युग है, और सूचना क्रांति में रोज निरंतर लाखों सूचनाएं एकत्रित हमारी लाइब्रेरी में होती है। और जब सूचना एकत्रित होगी तो वो आपको कुछ हार्डवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कहने का मतलब कि परंपरागत रूप में पुस्तकों में, कुछ डिजिटल रूप में भी बढ़ेगी, और उसको संरक्षित करने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए।
चीजें होनी चाहिए, तो उस चीजों को की गई है कि हमारी एक पुस्तकालय जो है वर्धनशील, यहां संस्था, जिन्होंने टाइप किया टाइपिंग एरर है, तो संस्था नहीं है, जीव की बात की है उन्होंने। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, संस्था की बात नहीं की गई है। अर्निंग मतलब जीव की बात की गई है, मतलब पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव की बात की गई है, संस्था की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग विस्तृत बात करेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान का 5 लॉज क्या है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, तो इनकी इंप्लीकेशन की बात की गई है। इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक लॉ की इंप्लीकेशन की बात की गई कि लॉ को हम प्रभाव में कैसे लाते हैं, उपयोग में कैसे लाते हैं, विभिन्न लॉ की इसमें बात की गई है। अब इन चीजों की हम जब क्लास में पूरी तरह से विस्तृत रूप में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उस पर पढ़ाई करेंगे। एक चीज को हम आपको और जानकारी देते हुए अगले क्लास में शायद आप लोगों से उस प्रश्न को मैं पूछूंगा कि इसमें से 80% लोग जानते हैं कि 5 लॉज मतलब 5 ही लॉ है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताएं कि आज वो 5 लॉ 7th लॉ में तब्दील हो गई है, अर्थात 5 लॉ और 5 लॉ नहीं रहा, वो 7 लॉ हो गया। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉज उसको दिया और आगे चल के इसमें आज आधुनिक मॉडर्न लाइब्रेरी को बनाए रखने के लिए 2 लॉ उसमें और जुट गए। इसमें हमने आपके इस इस चीजों को 5वें लॉ के बाद मैं वो 2 लॉ के बारे में जानकारी दूंगा अगले वीडियो में, ताकि आपको उस 2 लॉ के ऊपर भी, आजकल सरल हो गया है कि 5 लॉज के ऊपर क्वेश्चन सबको ही मार लेते हैं, लेकिन आजकल परीक्षा लेने वाले जो कंडक्टिंग बॉडी हैं वो भी स्मार्ट हो गए हैं, वो 5 लॉज से इतर 6 लॉ और 7 लॉ पे भी बात करना शुरू कर दिया है। विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में आजकल 6 लॉ और 7th लॉ को भी विभिन्न एग्जामों में मैं देखा हूं कि उसके ऊपर भी क्वेश्चन की गई है, तो आप लोग खोज कर रखिएगा। देखते हैं कि उस पे कौन चर्चा करते हैं कि 6 लॉ और 7th लॉ कौन सी लॉ है, उस पर आगे हम विस्तृत जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग विस्तृत रूप से एक आपको समझ में जानकारी के लिए मैंने बताया कि ये बेसिक फंडामेंटल हमारी यहां से शुरू होती है कि लाइब्रेरी साइंस की हम जब पढ़ाई करते हैं तो लाइब्रेरी साइंस में हमें यह जानने की जरूरत होती है कि लाइब्रेरी साइंस क्या है, कैसे है और ये किस पे चलती है। तो किस पे चलती है, एक न्यू का काम करता है 5 लॉ, इसी के एक संक्षिप्त में हमने आपको जानकारी दिया। इस पे विस्तृत जानकारी, प्रत्येक लॉ का उपयोग कैसे है, प्रत्येक लॉ को हम लागू कैसे करते हैं, अगली वीडियो में इस पे विस्तृत जानकारी से हम बात करेंगे। और उसके साथ ही एक बहुत अच्छी टॉपिक पे हम जानकारी देंगे आपको, आप उस चीजों को समझेंगे जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी, अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो होता है वो किसी भी देश के मुख्य जो सूचना की सामग्री होती है उसको संग्रहित करने का, संग्रह करने का, कलेक्शन करने का कार्य करती है। उस पर हम बात करेंगे, जो हमारे भारत में कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता में स्थित क्यों है ये भी कोई बताएंगे कि आखिर जब राष्ट्रीय लाइब्रेरी बनी तो पटना में काहे नहीं बनी, दिल्ली में क्यों नहीं बनी, पंजाब में क्यों नहीं बनी, कलकत्ता में क्यों बनी। हालांकि ये किताबों में कहीं नहीं लिखी हुई है कि क्यों वहीं बनी, लेकिन आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि वो कलकत्ता में ही क्यों बनी। इस पे हम अगले क्लास में आप लोगों से कमेंट लेंगे। लेकिन
जानकारी के लिए दे हम आपको कि वो कलकत्ता में स्थित है, वर्तमान में भी कलकत्ता में स्थित है, जो हमारे पूरे राष्ट्र को संबोधित करती है। पूरे राष्ट्र का जो राष्ट्रीय धरोहर है वो नेशनल लाइब्रेरी में संग्रहित है। सूचना की बहुत सारी जो दुर्लभ सामग्री है वो राष्ट्रीय लाइब्रेरी में उपस्थित है। और पुस्तकालय विज्ञान के आपको स्टूडेंट होने के नाते, प्रतियोगी होने के नाते एक और जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो किताब पढ़ने के लिए होती है, जो आम स्टूडेंट नहीं जानते कि कौन सी किताबें सही है, कौन सी किताबें गलत है, कौन किताब जो है जेन्युइन किताब है, कौन किताब जेन्युइन किताब नहीं है, तो हमारी राष्ट्रीय लाइब्रेरी के अंदर ही एक सेक्शन है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। वहां से हमें कुछ किताब का नंबर प्राप्त होती है, वही नंबर जो है किताब की असली पहचान होती है। अर्थात राष्ट्रीय लेवल पर उसे कुछ अंक प्रदान किया जाता है, जिसमें और भी लोगों का योगदान है, जिसे हम उस नंबर के माध्यम से जिसे जान सकते हैं कि वो वास्तविक किताब है, अर्थात सही राइटर, सही लेखक के द्वारा लिखा गया है, जिसे भारत सरकार ने क्या दिया है, अनुमति दिया है, प्रदान किया है कि यह आम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो वो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी भी देने का काम वो अंक करती है। एक और पहचान है किताब का, ISBN नाम से जाना जाता है। इन सब पे विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जो किताब के पिछले पन्ने पे, कोभर पे लिखी हुई होती है, या बहुत सारी किताबों पे आपको पिछले पन्नों पे नहीं मिलेगी, तो आगे के टाइटल पेज के जस्ट पीछे ISBN नंबर लिखी होती है, जो वर्तमान में 13 डिजिट की होती है, जिस ISBN के माध्यम से हमको पता चलता है कि यह किताबें सही है कि किताबें गलत है। जिस किताब पे ISBN नंबर नहीं होती है वो किताबें सही किताबें नहीं होती है, अर्थात उसे सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया है। यदि उस पे उसमें कोई जानकारी लिखी हुई है तो उस जानकारी के आधार पे हम प्रतियोगी परीक्षा में कोई क्वेश्चन यदि गलत होती है तो उसके आधार पे हम दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं। दावा आपत्ति तभी कर सकते हैं जब सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तक हो और जिसमें ISBN नंबर क्या हो, लिखित हो। इसके साथ ही हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग भी मेरे द्वारा दिए गए विभिन्न प्रश्नों के ऊपर विचार करें और आगे हम इस सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।